और सबसे पहले हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएं। आतंकी हमले में सुरक्षा एजेंसियों का अब बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। 1,500 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पहलगाम के गुनहगारों को ढूंढा जा रहा है, तलाश उनकी जारी है और इसी कड़ी में आतंकी हमले में सुरक्षा एजेंसियों का यह बड़ा एक्शन सामने आया है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि तकरीबन 1,500 लोगों को इस वक्त इस मामले में हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आशंका इस बात की है कि स्थानीय तौर पर भी कहीं न कहीं से मदद इन आतंकियों को पहुंची होगी, मिली होगी और इसी को लेकर अब यह बड़ा एक्शन 1,500 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। सुराग तलाशे जा रहे हैं। इस बीच जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, यह है सबसे बड़ी बैठक की तस्वीर। पीएम के आवास पर जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है पिछले 2 घंटे से। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत में चारों ओर दुख और गुस्से का माहौल है और इसी माहौल में आतंकवाद के जनक पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। आम लोगों की इस भावना को देखते हुए सेना से लेकर सरकार तक हरकत में है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी तीनों लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। अमित शाह तो श्रीनगर और पहलगाम का दौरा भी कर चुके हैं और दिल्ली लौटकर सीसीएस की मीटिंग में भी शामिल हो रहे हैं। तो करीब 2 घंटे से ये मीटिंग भी चल रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे को बीच में ही छोड़कर दिल्ली पहुंचे और तड़के एयरपोर्ट पर ही आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग कर हालात का जायजा भी लिया। इसके बाद पीएम कई मीटिंग में शामिल हुए। शाह और मोदी भी कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और इसके बाद राजनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जल्द ही जोरदार जवाब मिलेगा। उनका इशारा आतंक और आतंक के आकाओं की ओर था। आगे बढ़ने से पहले जरा राजनाथ सिंह के इस जोरदार जवाब वाला बयान को भी सुनिए। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब राजनाथ सिंह के बयान को आगे बढ़ाते हुए अगर बात करें तो सवाल उठता है कि भारत क्या जवाब दे सकता है और उससे भी बड़ा सवाल कि पीओके में या पाकिस्तान में हमले की सूरत में भारत के खिलाफ क्या रिएक्शन हो सकता है। हम यहां पड़ोसियों की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के हमदर्द माने जाते हैं। तो अब हम इस पर भी बात कर रहे हैं कि अगर भारत जोरदार जवाब की दिशा में आगे बढ़ा तो हमारे सामने क्या चुनौतियां और खतरे आ सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा खतरा है 3.5 फ्रंट वॉर का। तो ये 3.5 फ्रंट वॉर क्या है, क्योंकि अब तक आपने 2.5 फ्रंट वॉर का जिक्र सुना होगा। उस 2.5 फ्रंट का मतलब था आतंकवाद, जो कि आधा % है, 0.5, चीन 1 और पाकिस्तान 1, क्योंकि माना जाता है कि अगर आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान पर भारत का हमला होता है तो चीन भी रिएक्ट कर सकता है, यानी 2.5 फ्रंट वॉर हो सकता है। लेकिन आज के हालात और भी अलग हो चुके हैं, इसलिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अब 2.5 नहीं बल्कि 3.5 फ्रंट वॉर का भी खतरा हो सकता है। चाहे 1965, 1971 या 1999 रहा हो, भारत ने पाकिस्तान को हर बार धूल चटाई। लेकिन माना जाता है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद से चीन और पाकिस्तान में नजदीकियां बढ़ी हैं। चीन और पाकिस्तान के आर्थिक और कारोबारी हित जुड़े हैं। पाकिस्तान के भीतर चीन के कई प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, इसलिए चीन तो भारत के सामने खड़ा होगा ही, यानी एलओसी के पार पाकिस्तान की सेना एक फ्रंट एलओसी से भी आतंकवादी भी मोर्चा लेगा, जो हाफ फ्रंट हुआ। एलएसी के पार चीन की सेना भारत को चुनौती दे सकती है, जो दूसरा फ्रंट हुआ। लेकिन तीसरा फ्रंट नया है, बांग्लादेश की सीमा, जो बिल्कुल हाल फिलहाल में बांग्लादेश के भीतर जिस तरह के राजनीतिक हालात तेजी से बदले हैं, यहां भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार की घटनाएं हुई हैं और कार्यवाहक सरकार
मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान से नजदीकियां भी बढ़ी हैं और इस तरह से तीसरा फ्रंट भी हो सकता है भारत के खिलाफ। तो मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुपम तिवारी साहब हैं जो कि एक्स एयरफोर्स ऑफिसर है। ब्रिगेडियर विजय विमान साहब भी जुड़ गए हैं। तो मेरे साथ अनुपम तिवारी और ब्रिगेडियर विमान साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत करते हुए ब्रिगेडियर विमान साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, ये 3.5 की जो अवधारणा की बात कही जाती है, क्या ये सच है कि भारत अगर बड़ा एक्शन लेता है तो 3.5 वॉर की नौबत आ सकती है? देखिए, थ्योरेटिकली स्पीकिंग आ सकती है, पर प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारे पैराडाइम्स, बहुत सारे पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं। अभी आपने बिल्कुल सही परिभाषा दी, इन पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एंड काउंटर इंसर्जेंसी 3.5 इज कंक्लूडेड। बट आज जरूरत क्या है कि हमें जरूरत क्या है लड़ाई करने की? ठीक है, इजराइल ने की है और हमारे यहाँ मांग उठ रही है कि ये जो कल का हमला हुआ है ये हमारी इजरायली 7 अक्टूबर मोमेंट है। जैसे वहां पे उस दिन किया था उन्होंने, टेररिस्ट ने, हमास के टेररिस्ट ने, यहीं पे जहाँ पे पाकिस्तान के ISI के टेररिस्ट ने किया है, वो बात मैं मानता हूँ। और उन्होंने उसके ऊपर क्या किया आप देख लिया। देख लिए 1.5-2 साल हो गया उस लड़ाई को शुरू हुए और 1.5 साल से ज्यादा हो गया, परंतु अभी तक कोई डिसाइसिव रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए अगर भारत को ऐसा कोई कुछ करना भी है, जैसे हमने पहले बालाकोट में किया या उड़ी में किया, तो मेरे ख्याल में जो हमारे प्लानर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो इसलिए लड़ाई की तरफ नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरे विकल्प उपलब्ध हैं। तो जब हम दूसरे विकल्पों को लगा सकते करके पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, तो फिर हमें उस डिस्ट्रक्शन मोड में जाने की जरूरत क्या है? सबसे पहले आपकी इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर ट्रीटी लॉपसाइडेड है पाकिस्तान के फेवर में, कर्टसी कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ द डे 1969 में 59 में सॉरी, वो उन्होंने जो कुछ भी किया। तो आज ये बात है कि अगर हम इंडस वाटर को ट्रीट करते हैं, हमारी ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ मतभेद उसके ऊपर है, पाकिस्तान हमें काफी तंग करता है, हम चलते हैं एज पर द लॉ, बट वो काफी तंग करते हैं। अगर हम उसको स्क्रैप कर दें, बना कर दें, तो वर्ल्ड बैंक ने उसको ब्रोकर किया हुआ है। तो आज हमें वर्ल्ड बैंक से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, चाइना थोड़ा सा हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि ओरिजिन जो है इंडस का वो चाइना से शुरू होता है। आज की चाइनीज टेरिटरी, तिब्बतन टेरिटरी लेट्स से, व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, तो वो वहां पे कुछ कर सकता है। पर एज इट इज चाइना ब्रह्मपुत्र में हमें ऑलरेडी तंग कर रहा है, तो हमें उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर हम इंडस वाटर में, इंडस के जो वाटर्स हैं, झेलम के वाटर्स हैं या चिनाब के वाटर्स हैं, इनको टोटली रोक देंगे या कंट्रोल करेंगे बाय मेकिंग स्टोरेज फैसिलिटीज, अपनी बिजली बनाएंगे, तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वो बिल्कुल डेजर्ट बन जाएगा, सूख जाएगा, और वो एक सही चोट होगी पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उनको आतंकवाद का मजबूरी करेंगे कि वे आतंकवाद बंद करिए। उसी तरह से पाकिस्तान की जो आज की इकोनॉमिक पोजीशन है, अब डिप्लोमेटिकली आप देखिए हमारा जो कद है भारत का विश्व भर में इस वक्त बहुत ऊंचा हो चुका है। तो हम इस वक्त कोशिश कर सकते हैं कि FATF में इसको वापस ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डलवाएं। तो उसमें क्या होगा कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति आज है टोटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना ने पाकिस्तान की 90% जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी टेक ओवर कर ली है इन वेरियस टर्म्स, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, तो वो सब उनके खाते में चला गया है और वो अपना मुनाफा बना रहे हैं। पाकिस्तानियों को भी समझ में आ गई है कि जो कुछ हम्बन तोता में हुआ चाइना ने किया श्रीलंका के साथ, शायद ग्वादर और ये जो CPEC का लिंक जो है वहां पे भी यही होने वाला है। तो वहां पे हम वर्ल्ड पावर्स के साथ मिलकर के कर सकते हैं। और अगर चाइना हमारे पे अटैक करने की कोशिश करता है तो अमेरिका जो है वो इस वक्त बड़ा जबरदस्त तरीके से खड़ा हमारे साथ, बताया नहीं जा रहा है, परंतु अमेरिकन फोर्सेस ऑलरेडी तैयार है इंडियन ओशन में आने के लिए। वो ऐसा कोई मिस एडवेंचर अगर पाकिस्तान चाइना की तरफ से होता है, तो चाइना और बांग्लादेश मिलकर के वो एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं म्यांमार के साथ मिलकर के, जिसमें वो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो काटना चाहते हैं चिकन नेक के एरिया से सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट कर ली है, उसको पूरा ठीक कर लिया है। तो इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमें जरूरी नहीं है कि 3.5 फ्रंट वॉर पे ही जाना है, क्योंकि हालांकि गुस्सा आया हुआ है, इमोशनल है, हम करना चाहते हैं, तो गुस्से में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अल्टीमेटली काउंटर प्रोडक्टिव हो। हमारे अपने ठंडे दिमाग से सोचना है, तो और वो जरूर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। ओके, तो क्या भारत देगा अब सीधा जवाब, आखिरी जवाब, ताकि आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो सके?
आपको याद दिला दें कि 2009 के आखिर में तब के आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर ने सबसे पहले कहा था कि सेना को टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद 2012 में संसद में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारी सेना तैयार है, लेकिन हमें टू फ्रंट वॉर के हालात से भी निपटने आना चाहिए। और फिर 2.5 फ्रंट वॉर को सबसे प्रमुखता से जनरल विपिन रावत ने उठाया था। जुलाई 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा था कि टू फ्रंट वॉर एक रियल सिनेरियो है, हालात पहले से बहुत ज्यादा बदले हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इससे पहले भी जून 2017 में जनरल विपिन रावत ने कहा था कि हमारी सेना 2.5 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। उनके इस बयान का मतलब था चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद। जनवरी 2021 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी बयान दिया कि चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य और गैर सैन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है, हमें 2 मोर्चों पर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब बात उससे आगे बढ़ते हुए 3 फ्रंट और 3.5 फ्रंट वॉर तक पहुंची है, क्योंकि बांग्लादेश भी चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठ रहा है। मगर हमारे सामने चुनौती बांग्लादेश की नहीं, क्योंकि बांग्लादेश सैन्य मोर्चे पर अभी बेहद कमजोर या कहें कि छोटा बच्चा सा है। पाकिस्तान और चीन जरूर अपने एटमी ताकत के दम पर भारत के सामने चुनौती पेश करने का दम भरते हैं, लेकिन भारत भी एटमी तौर पर पूरी तरह तैयार है। मगर भारत ने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर शिकस्त भी दी है। पाकिस्तान को धूल चटाना हमारे लिए आसान है, मगर चीन के साथ लड़ाई मुश्किल और पेचीदा हो सकती है, क्योंकि चीन के साथ की सीमा से हिमालय के ऊंचे पहाड़ लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को ऐसे फाइटर जेट्स, आर्टिलरी और माउंटेन कोर की ताकत चाहिए जो चीनी सैनिकों को ऊंचे पहाड़ों पर भी कड़ी टक्कर दे सके। और अच्छी बात यह है कि आज भारत के पास ये सारे सैन्य संसाधन मौजूद हैं। भारत के पास अब मिराज, जगुआर, सुखोई के साथ साथ राफेल की ताकत है, जिसका जवाब चीन के पास भी मुश्किल है। तो एक बात पक्की है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो चीन का सीधा हस्तक्षेप भी मुश्किल है, होगा नहीं। लेकिन यह हो सकता है कि चीन उत्तरी और पूर्वी सेक्टर्स में भारतीय सैनिकों को एंगेज करने की कोशिश करेगा, ताकि भारत पाकिस्तान की तरह पूरी तरह ताकत से लड़ाई न लड़ सके। और इस पूरे सिनेरियो में भारत का रुख और उसकी रणनीति क्या हो सकती है, भारत 3.5 फ्रंट वॉर के लिए कितना तैयार है, इस पर हमने रक्षा विशेषज्ञ GD बख्शी से भी बात की। सुनिए क्या कहते हैं। आपके खतरे जो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं। पहले आप 2.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में थे, 2.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में थे, आज वो 3.5 फ्रंट वॉर हो गया है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये आतंकी, ठीक है, 3.5 फ्रंट वॉर सिचुएशन में है। चीन का डिफेंस बजट आपसे 3 से 4 गुना ज्यादा है, और आपको चीन और पाकिस्तान और अब बांग्लादेश तीनों से लड़ना है। आप फौज कम कर रहे हैं, ये सोल्यूशन मुझे समझ नहीं आई। लेकिन भारत के सामने एक चुनौती यह जरूर है कि उसका सबसे मजबूत मिलिट्री साझेदार रूस आज खुद मुश्किलों से घिरा हुआ है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई। उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, जिसके चलते आज रूस की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि वो खुद 3 सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। तो अब आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि अगर वाकई 3.5 वॉर के हालात पैदा होते हैं तो भारत इससे कैसे निपटेगा। और मेरे साथ अनुपम तिवारी साहब हैं, एक्स एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी साहब। ये तो आकलन जैसा कि बताया विमान साहब ने कि थ्योरेटिकली ये सही है, लेकिन प्रैक्टिकली फिर उसके कई जवाब भी उन्होंने बताए और अमेरिका की मौजूदगी भी बताया उन्होंने। लेकिन भारत को अगर अपने दम पर आगे बढ़ना होगा तो इस सिनेरियो में क्या विकल्प होते हैं भारत के पास? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर 3.5 वार की तरफ हम जाते हैं, अगर ऐसा रियलिटी में होता है, तो वो सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं रह जाएगी, ये आपको मानना पड़ेगा। ये काइंड ऑफ वर्ल्ड वार की तरह हो जाएगा। कई सारी कंट्रीज भारत के पीछे लामबंद होगी, कुछ कंट्रीज विशेष करके कुछ इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के पीछे लामबंद होंगी, और चीन के पीछे भी कुछ लोग लामबंद हो सकते हैं, लाइक नॉर्थ कोरिया। तो ये एक तरह की वर्ल्ड वार सिचुएशन हो जाएगी। फिर अगर वर्ल्ड वार ही शुरू हो जाता है तो वो किसी 2 देश की पर्सनल लड़ाई नहीं रह जाती है, वो तो एक बहुत ही बड़ा भूचाल हो जाता है। लेकिन अगर हम भारत की तैयारियों की बात करें तो निश्चित तौर पर भारत के पास इस समय कुछ कमियां हैं, और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री ताकत को देखते हुए हमें अपनी प्रगति को बहुत तेज करना पड़ेगा। 1 to 1 अगर हमें देखना है तो चीन ऑलरेडी 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स को अपनी सेना में ला चुका है, और अभी हम उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर चुके हैं।
तो अभी हम उनसे पीछे हैं। जैसा अभी आप जनरल जीडी बख्शी की आपने बाइट भी सुनाई थी, वो भी कह रहे हैं कि बजट के मामले में चीन का डिफेंस बजट हमसे 3 गुने से ज्यादा बड़ा है। तो हमको सोचना पड़ेगा, हमको उन आवाजों को चुप कराना पड़ेगा जो हर बार बजट पेश करते हुए ये कह देती है कि डिफेंस में बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा है, डिफेंस में बहुत सारे लोगों को पेंशन दी जा रही है, बहुत सारे लोगों को पेमेंट दी जा रही है और उसकी वजह से हम कोई सामान नहीं खरीद पाते हैं। तो हमें इस तरह की आवाजों को बंद करना पड़ेगा। हमको हकीकत से मुंह नहीं छुपाना है। हमको नए नए साजो सामान, नए नए इन्वेंशंस, नए नए हथियार हमको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन हमारे आसपास खड़े हैं और दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है। हमें कुछ अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी एक्टिवेट करने पड़ेंगे। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे बांग्लादेश का उदाहरण, बांग्लादेश को हम संभाल सकते हैं, उसके लिए हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश की तरफ से अगर कोई अटैक होना भी है तो वो कुछ जिहादियों का अटैक हो सकता है और जिसको काउंटर करने में हमारी सेना सक्षम है। रही पाकिस्तान की बात, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का चैप्टर अब क्लोज करने का वक्त आ चुका है। कल के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी मौत खुद ही बुला ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे अगर ऐसा लग रहा है तो उसके पीछे मेरे पास कुछ बहुत अच्छे कारण भी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये करतूत थी अंग्रेजों की और उस करतूत का फल हमने 70 सालों से भुगता है। तो अब हमें वो सही समय आ चुका है कि 2001 सही समय आया था, 2008 का मुंबई अटैक, उस समय शायद हम शायद एक कदम हमने पीछे हटा लिया था, लेकिन अब सही समय है और हमको इसके ऊपर अब विचार करना पड़ेगा। हमको उन चीजों की तरफ देखना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं देखा है। हमको चीन की चिंता किए हुए बगैर पाकिस्तान के ऊपर अपना फोकस रखना पड़ेगा और मिलिट्री ऑप्शन एक जबरदस्त विकल्प है। साथ ही साथ जैसा ब्रिगेडियर साहब भी बता रहे थे, इकोनॉमिक ऑप्शंस की तरफ हम जा सकते हैं। और एक चीज और हमको देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जिसका कोई हैसियत नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो ऑलरेडी गुर्बत में जी रहा है, उसको आप बहुत और ज्यादा गरीबी में भी डाल देंगे, उसके इकोनॉमिक ऑप्शंस को बंद कर देंगे, उसके बाद भी वो अपना रवैया नहीं छोड़ेगा। सीरिया में यही हो रहा है, अफगानिस्तान में यही हो रहा है, तमाम इस्लामिक नेशंस में ऐसा हो रहा है कि उनके अंदर खाने को चीजें नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आतंकवाद में लिप्त हैं। इराक का उदाहरण आप ले सकते हैं। तो ऐसे ये जरूरी नहीं है कि उनको हम एफएटीएफ में डाल दें तो वो सुधर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमको हकीकत से जी नहीं चुराना है, हमको समझना पड़ेगा पाकिस्तान एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करने का सही समय अब आ चुका है और उसका इलाज करना पड़ेगा। सबसे शुरुआत हमें करनी पड़ेगी पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय फोरम्स पर हरास करके, हमको हरासमेंट उसका करना पड़ेगा। कहीं भी कभी भी पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव मिले, वहां पर हमको बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बातें रखनी पड़ेगी। और मैं अपनी सरकार से एक बात पे बहुत दुखी हूं, पाकिस्तान का जनरल 2 दिन पहले एक ऐसा वीडियो उसका वायरल हुआ है जब वो भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कह रहा है। जनरल असीम मुनीर, वो भौंक रहा है वो व्यक्ति, और भारत सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा व्यक्ति उसको काउंटर नहीं कर रहा, एक वीडियो नहीं डाल रहा, एक ट्वीट नहीं डाल रहा। हम कब तक इन सब चीजों से मुंह छिपाते रहेंगे? और देखिए 2-3 दिन बाद ही आतंकवादी घटना हो जाती है। तो हमको समझना पड़ेगा, हमको गंभीर होना पड़ेगा, हमको सियासत से बाहर सोचना पड़ेगा। 3.5 नहीं, 4.5, 5.5 आने दीजिए। हम सब तरह की जंगें लड़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि अगर 3.5 वार होता है तो वो वर्ल्ड वार होगा और उसमें दुनिया की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी, और हो सकता है कि शायद वही हमारे नसीब में हो, हम वो भी कर देंगे। तो अब हमको अब बहुत बहुत कुछ हो चुका है, मैं ये कहता हूं, यानी कि आप साफ तौर पे हो चुका है। अब अनुपम जी, आपका मानना, मैं समझ रहा हूं कि हिंदुस्तान इस वक्त इसी यही बात सुनना चाह रहा है, यही करना चाह रहा है कि जो हो 2.5 हो, 3.5 हो, 5.5 हो, लेकिन ये आतंक का घाव हमें अब और बर्दाश्त नहीं करना है। ये जहां से आ रहा है वहां जाकर हम इसको खत्म करें, चाहे इसके लिए हमें जितने भी पॉइंट का वॉर लड़ना पड़े लड़ें। और इसके लिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड फोरम पे इस वक्त भारत पूरी तरह से एडवांटेज में है। जिस तरह से ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं, जिस तरह की रणनीति पे वो चल रहे हैं, जिस तरह से वो भारत से रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट के इंडिया में रहते ये अटैक हुआ है, ये अमेरिका को भी एक किस्म की चुनौती के तौर पर ही भी देखा जा सकता है। तो भारत इंटरनेशनली इस वक्त एडवांटेज में है और चीन को इंगेज करने से वो रोक सकता है कि चीन खबरदार आप किनारे रहिए, यहां आतंकवाद से निपटना भारत का हक है। निश्चित तौर पर अगर चीन के सवाल की बात करें तो हमारा परंपरागत मित्र रूस चीन को रोक सकता है, और ये हमने कई बार देखा है कि हम जो चीज करवाना चाहते हैं रूस हमारे साथ खड़ा हो जाता है। तो चीन का क्वेश्चन हम रूस के थ्रू सेटल कर सकते हैं।
और देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार ऐसा हुआ है कि चीन हमारी खिलाफत करता रहा, लेकिन रूस के दबाव में उसने अपनी खिलाफत में थोड़ा नरमी दिखाई है। तो रूस को हम काउंटर करा सकते हैं चीनी हमले के माध्यम में। और रही बात पाकिस्तान की, तो मैं हमेशा कहता हूं और बहुत खुले तौर पर भी कहता हूं, और कई बार मुझे काफी लोग इस चीज के लिए कहते हैं ओवर एग्रेसिव हो। देखिए साहब, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनको आपको जड़ से काटना पड़ेगा। हम सर्जिकल स्ट्राइक, उरी स्ट्राइक जैसी करके हम कुछ दिनों के लिए चैन पा सकते हैं, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में कर दी, कुछ दिनों के लिए उनके लॉन्च पैड खत्म कर दिए। लेकिन अभी आर्मी का इंटेलिजेंस खुद कह रहा है कि वही सारे लॉन्च पैड्स आतंकवादियों के एक बार फिर से सक्रिय हो गए, फिर से वहां ट्रेनिंग चालू हो गई, फिर से वहां पे आतंकवादी बनाए जाने लग गए। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो उस जड़ को हमें काटना पड़ेगा। वो जड़ जहां से आसिम मुनीर के वो गंदे शब्द आते हैं भारत के खिलाफ, जहां पे आसिम मुनीर हमको हमारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलता है, जहां पे आसिम मुनीर ये दिखाता है कि कश्मीर हमारा नहीं, वो कहना चाहता है कश्मीर तो उसका है, हमने कब्जा कर रखा है। जब वो इस तरह की बातें बोलता है तो उस जड़ के ऊपर प्रहार बहुत जरूरी है। हम कब तक एयर स्ट्राइक करते रहेंगे, हम कब तक सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं? एक बड़ी सर्जरी, कैंसर का ऑपरेशन हमने करना है और हम थोड़े का इलाज कर रहे हैं। अब ये समझिए, ये हालत है। हमको अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो रावलपिंडी में बैठा हुआ है। हम अब क्रिकेट खेलना, फिल्में ना देखना, इन सब चीजों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम अपना दुख क्रिकेट ना खेल करके नहीं दिखाएंगे। अब हम इनसे कोई संबंध, पहली बात तो किसी तरह का किसी भी फोरम पे कहीं भी नहीं रखेंगे, और हम इनके साथ मुंहतोड़ हैरेसमेंट वाला जवाब देंगे जिस फोरम पर हमको मिलेंगे, यहां से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक, वर्ल्ड बैंक में, FATF में, जहां भी ये मिलेंगे, इनको इस तरह की हैसियत दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज यही चलता रहा है। 2008 के बाद पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद देखिए अभी ये पहलगाम हो गया, पहलगाम के बाद कुछ और हो जाएगा, और हम लोग आराम से बैठे रहेंगे कि साहब मुझे लगता है कभी हम चूंकि नहीं, मुझे लगता है अनुपम जी, आप एयरफोर्स ऑफिसर रहे हैं और आप जो बात बता रहे हैं, मुझे लगता है कि देश यही सोच रहा है। और मैं याद करना चाहूंगा कि जिस डायरेक्ट एक्शन के बदौलत जिन्ना ने पाकिस्तान को की नींव रखी और पाकिस्तान को आखिरकार मुल्क बनाया, उसी डायरेक्ट एक्शन के तहत भारत को अब इस मुल्क का जो भी करना पड़े, लेकिन आतंक का खात्मा कर देना चाहिए। वैसा ही डायरेक्ट एक्शन अब लेने का वक्त आ गया है, एक बार और आखिरी बार। यही एक रास्ता बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम तिवारी जी, आपका लाइव टाइम्स पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात हम यह भी करेंगे कि आतंक से लड़ाई तो इजराइल भी लड़ रहा है, अमेरिका भी लड़ रहा है, और दुनिया के कई देश लड़ रहे हैं, और उसके भी कई तरीके हैं। क्या वो भारत के लिए विकल्प है? कुछ ही पलों में मेरे साथ और भी एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, आप भी बने रहिए।